हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोटिवेशन फैक्ट्री के इस शानदार प्लेटफ़ॉर्म पर। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज की इस वीडियो में हमारे साथ हैं दुर्गेश भाई। इनकी बात करें तो इन्होंने 5 साल एसएससी की तैयारी करी, जिसमें 4 बार सीएचएसएल क्रैक किया है और 2 बार सीजीएल किया है। सीजीएल 19 और सीजीएल 20। सीजीएल 20 से ऑल इंडिया रैंक 25 आई और उसके बाद इनको पोस्ट मिली जीएसटी दिल्ली। तो आज इस वीडियो में इनका इंटरव्यू करेंगे, जानेंगे इनके बारे में कैसा इनका पूरा सफ़र रहा। और जो बच्चे कमेंट्स करते हैं कि भैया हमारी पढ़ाई-लिखाई बहुत बेसिक हुई है, गाँव से हुई है, इंग्लिश इतनी हमारी मजबूत नहीं है, मैथ हमको इतना नहीं आता है। तो आपको बता दूँ इनकी भी पढ़ाई-लिखाई बेसिक पूरी गाँव से हुई है, 12th हिंदी मीडियम से पढ़े लिखे हैं। तो गाँव से पढ़ाई-लिखाई करने के बाद आज जीएसटी इंस्पेक्टर दिल्ली में बने हैं। तो कैसा ये सफ़र रहा, क्या-क्या स्ट्रगल्स उन्होंने देखे, कैसी इनकी स्ट्रैटेजी रही और 2024 के बच्चों के लिए किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है उनको, कैसे तैयारी करनी है, उन पर उस चीज़ पर ही हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना और भी आपकी कोई क्वेरीज होते हैं मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। दोस्तों आज का वीडियो स्पॉन्सर किया है ऑलिव बोर्ड ने। ऑलिव बोर्ड जैसा कि आप जानते हैं इंडिया का सबसे बड़ा जाने माने टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म में से एक है। ऑलिव बोर्ड पे एसएससी प्रिपरेशन के लिए आपको मिलेंगे एग्जाम वाइज कोर्सेज, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसके अलावा 700 से ज्यादा मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, जीके के चैप्टर वाइज नोट्स, अदर प्रिपरेशन मटेरियल भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। यही नहीं, ऑलिव बोर्ड ऐप पर आप हर घंटे फ्री माइक्रो मॉक लेकर आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत। साथ ही हर शनिवार और रविवार को ऑलिव बोर्ड फ्री ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाता है। तो देर किस बात की, आज ही ऑलिव बोर्ड ऐप डाउनलोड करिए और अपनी एसएससी की तैयारी को नेक्स्ट। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मोटिवेशन फैक्ट्री पर। धन्यवाद। कैसे हो, एक बार ऑडियंस को अपना इंट्रो दे दीजिए। बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम दुर्गेश मिश्रा है। मैंने 4 सीएचएसएल और 2 सीजीएल दिया है। अभी मैं दिल्ली में जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ और कस्टम्स में मेरी पोस्टिंग है। ओके, तो अभी ज्वाइनिंग कब हुई थी आपकी, कैसा एक्सपीरियंस है जॉब का? ज्वाइनिंग मेरी दिल्ली जीएसटी में 28 फरवरी को हुई थी, 28 फरवरी 2023 को हुई थी। उसके पहले मैं मुंबई में पीओ था, कस्टम ऑफिसर, और उसके पहले एलडीसी था एफएचक्यू में। ओके, मुंबई में आप सीजीएल 19 से थे? हाँ, सीजीएल 19 से थी ओके, उससे पहले सीएचएसएल से आप? जी, 2018 सीएचएसएल। ओके, ओके। तो आपके बचपन से ही हम चलते हैं, जैसा कि आपने बताया कि आपके गाँव में रह के सारी हिंदी मीडियम से पढ़ाई-लिखाई हुई है। तो बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल से ऐसे जुड़े हैं, उनको ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा। तो कैसा रहा शुरुआती दौर आपका? शुरुआती स्कूलिंग कैसी रही? फिर कैसे सारा ये आगे बढ़ी आपकी शिक्षा? शुरुआत से 1 से 5 तक मैंने प्राइमरी में पढ़ा है, प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल जो होता है। उसके बाद 6 से 12 तक गाँव का ही स्कूल था, उसमें पढ़ाई की थी। और बस शुरू में ये था स्टार्टिंग में कि मेरी मैथ बहुत ज़्यादा वीक थी। 12th के बाद मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, नॉर्मल ऑप्शंस थे कि ग्रेजुएशन करना है और पॉलिटेक्निक वगैरह कर सकते हैं, आईटीआई कर सकते हैं या ऐसी चीज़ों में, टेक्निकल चीज़ों में जा सकते हैं। लेकिन टेक्निकल में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। तो उस टाइम ये थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि मेरे भैया तैयारी करते थे उस टाइम, वो भी एसएससी सीजीएल की, तो मुझे पता चल गया था कि एसएससी कोई चीज़ होती है जिससे लोग ऑफिसर बनते हैं। तो मेरा ये सपना था मुझे ऑफिसर बनना कैसे भी करके। तो मैंने पूछा भैया से कि भैया मुझे बनना है, तो बोले कि क्या करो, अपनी मैथ पे फोकस करो और तैयारी शुरू कर दो, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं थी क्योंकि हिंदी मीडियम प्योरली थी, लेकिन इंग्लिश मेरा इंटरेस्ट था। लेकिन मैथ ना तो मेरी अच्छी थी ना मेरा इंटरेस्ट था। अब अगर आप बात करें तो 10th में ऐसा था कि अगर उसको जो डिनोमिनेटर होते हैं या अगर हर जो होते हैं वो अलग अलग है, जैसे 2/3 प्लस 4/5 है, तो मैं उसको ऐड नहीं कर सकता था। कितनी वीक मैथ थी मेरी। तो फिर तैयारी शुरू हुई, धीरे-धीरे फिर पढ़ता गया, फिर इम्प्रूव हुई। 2 ढाई साल लगे मैथ इम्प्रूव करने में। और उस बीच बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। ओके, तो जैसा आपने बताया शुरुआती पढ़ाई-लिखाई आपकी गाँव से रही, है ना? तो एक गाँव के बच्चे को क्या-क्या स्ट्रगल देखने पड़ते हैं एसएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करने जब वो आता है? होता क्या है कि जैसे हमारे गाँव में, अब हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वहाँ पे कोई मोटी ऐसा आदमी नहीं होता है जिसने इस लेवल से जाके और ऑफिसर लेवल तक गया हो वो। तो हमें अब खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। पहली बात तो खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखिए, उसके अनुसार पढ़ते जाइए और ये देखिए कि कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। आपने शुरू कर दिया तो तब तक पढ़ना, या तो जॉइन लेटर नहीं आ जाता है। और जितना पढ़ सकते हैं, आप ये ना सोचिए कि 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है। जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़िए, तो वो धीरे-धीरे करके होता जाता है। आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा और रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, अगर सिलेक्शन लेना है तो। अगर सिलेक्शन लेना है तो लगातार पढ़ना पड़ेगा जब तक सिलेक्शन हो नहीं ना होता जाए, है। इधर-उधर नहीं भटकना है। बिल्कुल। कोई चारा भी नहीं है आपके पास, है हाँ, ना? ऑप्शन नहीं है आपके कोई पास। ऑप्शन भी नहीं। चलिए, तो जब आपने सीजीएल या और इन सब के बारे में आपको पता चला, तो शुरुआत कैसे हुई तैयारी की? एक गाँव का लड़का, ठीक है, वो अभी बहुत कन्फ्यूजन में रहता है कि कोचिंग लेना है, क्यों मुखरीनगर की वीडियोज़ देखता है कि वहाँ बड़ी-बड़ी कोचिंग्स हैं, लखनऊ, इंदौर यहाँ की वीडियोज़ देखता है। तो उसको लगता है कि शायद मैं अगर वहाँ नहीं गया तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा।
क्योंकि वहाँ रह के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन इतना है। तो आपका कैसे शुरुआती रहा, कहाँ कोचिंग ली, कैसा सब कुछ रहा? स्टार्टिंग में क्या था कि मुझे ऐसा बाहर का कुछ आइडिया नहीं था, दिल्ली वगैरह का, मुखर्जी इस सब का कोई आइडिया नहीं था। तो मेरे पास छोटा सा फोन हुआ करता था, लावा का कीपैड का। उस टाइम जब 12th पास किया तब मुझे फोन मिला था, 12th पास करने के बाद में वो 12 वर्षों का आता था, कीपैड का वही मिला था। तो बाहर की दुनिया से मैं एकदम अलग था। तो मुझे पता चला कि एक कोचिंग है, मेरे भैया यहाँ पढ़ते थे, दिशा केयर इंस्टीट्यूट अयोध्या में। तो वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। वहाँ एंट्रेंस एडमिशन होता है, पहले भी होता था, अभी भी होता है। तो एंट्रेंस वहाँ एडमिशन लिया मैंने, कट ऑफ से 1-2 नंबर ही ज्यादा मेरा आया नंबर, तो एडमिशन हो गया फिलहाल। फिर उसके बाद में वहाँ से तैयारी शुरू की। तो वहाँ जाके मुझे लगा कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एलीट हैं, बहुत ज़्यादा उनका मार्क्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज है। और मैं अपने आप को बहुत कम, मतलब मेरी, क्योंकि मैथ्स वगैरह बहुत वीक थी। तो मैंने एक एक चीज़ स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मैथ्स में क्या किया, उस टाइम आर.एस. अग्रवाल बुक चलती है, अभी भी चलती है, अच्छी बुक है। तो वो मैंने स्टार्ट किया। मुझे उसके एग्जाम्पल में समझ में नहीं आते थे उस टाइम। तो मैं क्या करता था, समझता था, नोट करता था उसको, और ऐसे करते करते मैं जो क्लास पढ़ाता था उसको नोट करता था। दुर्गेश द्विवेदी सर थे एक, वो पढ़ाते थे मैथ्स, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो वो नोट करता था, और साथ में आके आर.एस. अग्रवाल से जितना हो पाता था करता था। जो नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन मैंने बनाया नहीं बना, तो पीछे सॉल्यूशन दिया जाता है उसका, वो देख के उसको उतारता था, समझ में आधा या आधा नहीं आता। तो एक बार मैंने ये किताब खत्म कर दी, मुझे मुश्किल से 30 से 40% समझ में आया होगा। फिर मैंने पूछा, भैया से पूछा, भैया मैं ठीक थी, उनसे पूछा, तो बोले एक बार फिर से इसको लगाओ। तो मैंने फिर से उसको लगाया। जब मैंने दोबारा लगाया तो मुझे थोड़ा लगा कि मैथ में मैं कुछ कर सकता हूँ, 50% 60% समझ में मुझे आया। ओके, ओके। तो अभी आपकी थोड़ा जॉब के बारे में थोड़ा बताओ, जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर का एग्जैक्टली काम क्या होता है? और इसमें अलग-अलग पोस्टिंग भी होती है, कोई एयरपोर्ट पे होता है, कोई ऑफिस का काम होता है। आपका क्या काम है? एग्जैक्ट क्या काम करना पड़ता है इसमें? देखो जीएसटी में क्या है, जैसे दिल्ली जीएसटी में स्पेशली बात करें अगर, तो जहाँ पे कोस्टल एरियाज नहीं है वहाँ पे जो जीएसटी और कस्टम का काम होता है वो जीएसटी इंस्पेक्टर ही करते हैं। तो दिल्ली में भी यही है। तो अभी मेरी पोस्टिंग जो है वो कस्टम में है। अगर अगर जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में जितने भी टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो जीएसटी अभी हो गया है सारा, तो उससे रिलेटेड रजिस्ट्रेशन है, रिफंड है, जैसे जो आपको जीएसटी में रिफंड मिलते हैं, या आपका जो रजिस्ट्रेशन है, या आप जो टैक्स जमा करते हैं, ठीक है, इन सारी चीजों से रिलेटेड जितनी फॉर्मेलिटीज हैं, जितनी चीजें हैं, वो सारे जीएसटी ऑफिशियल करते हैं। ठीक है, तो कोई आपको पास एप्लीकेशन आए तो उसकी जाके पीबी करो, उसका जीएसटी चेक करो। कोई अगर वो मान लो रिटर्न फाइल कर रहा है, टाइम से नहीं कर रहा है, वो सब चेक करो, उसको नोटिस भेजो। ये काम होते हैं जीएसटी के। कस्टम्स का मेन काम क्या होता है कि जब जैसे आप इंडिया से बाहर कोई आदमी जा रहा है या इंडिया से कोई आ रहा है, तो हमें ये देखना होता है कि वो कोई टैक्सेबल चीज यहाँ पे ला रहा है, अगर तो हम उसकी ड्यूटी लें। हम कोई स्मगलिंग वगैरह कुछ कर रहा है तो उसको पकड़ें। गोल्ड की स्मगलिंग होती है, ड्रग्स की होती है, तो उसको क्या होता है, हमें रोकना होता है। ठीक है, बाकी अगर कोई ऐसा सामान ला रहा है जिसपे टैक्स सरकार ने लागू किया है, तो वो टैक्स हमें वसूलना होता है। ये बेसिक काम होता है। तो वर्दी का इसमें क्या सीन होता है? जैसे रेड वगैरह पे आप जाते हो, वर्दी पहन के जाते हो? हाँ बिल्कुल, रेड वगैरह पे जाते हैं तो वर्दी पहन के जाते हैं। ज्यादा ऐसे जो सेंसिटिव जगह है वहाँ पे सारी जगह वर्दी होती है। कस्टम्स में भी अगर आप फ्रंट ऑफिस में हो, बैक ऑफिस फ्रंट 2 ऑफिस होती है, तो अगर जब आप फ्रंट ऑफिस में रहोगे तो आपको यूनिफॉर्म पहनना होता है। यूनिफॉर्म पहनना। हाँ, ऐसे ही जब आप जनरली, हमेशा नहीं लेकिन ज्यादातर बहुत जगह बार ऐसा होता है, रेड वगैरह पे जाते हो तो आप कभी कभी यूनिफॉर्म में जाते हो। वो जैसे सीनियर्स की वो रहती है, स्ट्रेटजी रहती है, उसके अकॉर्डिंग होता है। यूनिफॉर्म डिपार्टमेंट की तरफ से मिलती है? हाँ बिल्कुल, स्टार्स वगैरह सब सब कुछ मिलता है। वो आपको बताया जाता है, सब वेंडर्स होते हैं उसके, वो बताया जाता है सारा, तो ऐसा मिलता है उसका। ओके। तो जैसा कि जीएसटी में आपको, जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर्स को पर्क्स भी मिलते हैं, जैसे गाड़ी हो गया या फिर गाड़ी का अलाउंस, घर का अलाउंस, ये सब? देखिए एचआरए तो मिलता ही है, सब सारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिलता है। बाकी गाड़ी अगर जैसे अगर आप ऑफिस में हो, कहीं आपको जाना है, तो ऑफिस की गाड़ी मिलेगी, पर्सनल गाड़ी नहीं मिलती है। ओके, पर्सनल गाड़ी नहीं हाँ। मिलती। सैलरी कितनी है? सैलरी मेरी अभी 74,000 इन हैंड। ये सिटी वाइज भी डिपेंड होता है? हाँ हाँ, XYZ सिटी होती है उसकी गाड़ी, मैं अभी एक्स सिटी में हूँ। ओके। अभी फिर वापस लौट के चलते हैं। आपकी स्कूलिंग की तो हमने बात कर ली, ग्रेजुएशन कहाँ से आपने करी और कैसा रहा कॉलेज का, थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ। कॉलेज तो मैं ज्यादा गया नहीं, बीच में ज्यादा था। बाकी मैंने बीएससी की कोचिंग की थी, बीएससी किया मैथमेटिक्स से, तो उसकी मैंने कोचिंग की थी, फिजिक्स और मैथ की। केमिस्ट्री बच्चे पढ़ा था, और कॉलेज कम ज्यादा था क्योंकि तैयारी, उसके बीच तैयारी भी चल रही थी इसमें। ओके, अब आपकी तैयारी पे आते हैं हम। 4 बार आपने सीएचएसएल निकाला है, 2 बार सीजीएल निकाला है। तो कब शुरुआत हुई, कौन सा कब अटेम्प्ट दिया आपने और कौन सा एग्जाम कब हुआ, किसका मतलब कोई और अटेम्प्ट में फेल भी हुए होंगे आप, कोई और एग्जाम में फेल हुए, वो सब पूरा सफर बताओ। बिल्कुल, मैंने 2016 10 जुलाई को स्टार्ट किया था तैयारी, और 2017 का सीएचएसएल दिया था मैंने। तो लगभग 1.5 साल की तैयारी थी मेरी, हो गई थी पहले अटेम्प्ट के बाद सीएचएसएल का। तो मैंने उसमें क्या था, मेरा प्री में मेरा 156 मार्क्स आया। ठीक है, प्री क्वालिफाई हो गया। मेंस में डिस्क्रिप्टिव मैंने थोड़ा गलती हो गई थी, जहाँ पे जैसे होता क्या था, डिस्क्रिप्टिव पहले होता था, तो एक लेटर आता था, एक एस से आता था। तो मैं पहली बार था, हड़बड़ा गया, जहाँ पे लेटर लिखना था वहां मैंने एस से स्टार्ट कर दिया।
और मैंने 3 लाइन लिखने के बाद उसमें मुझे काटना पड़ा उसको। मेरा दिमाग तब याद आया कि तो लेटर की जगह है, तो काट दिया, इसलिए मुझे मार्क्स कम मिले थे उसमें। तो मेरा फाइनल में 1.5 नंबर से नहीं हुआ था पहले CHSL में। उसके बाद मैंने हाई कोर्ट क्लर्क का मैंने इसके बाद एग्जाम दिया। तो उसमें क्या था कि टाइपिंग जब मैं देने गया तो उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स थे, 86 मार्क्स था 100 में से। और जब मैं टाइपिंग देने गया तो मेरे पास जो आधार कार्ड था मैं घर भूल गया। और एंड टाइम मुझे पता चला कि आधार कार्ड मेरे पास नहीं। मैं दौड़ते हुए गया बास के साइबर कैफे पे और निकला तब तक बहुत लेट हो चुका था। छूट गया? नहीं, छूट नहीं गया। एंट्री तो हो गई बहुत कहने सुनने पे, लेकिन मतलब 2 मिनट पहले मेरी एंट्री हुई। तो आपको टाइपिंग बताया, जब आप टाइपिंग देने जाओगे तो आपको लगेगा कि आप बहुत रिलैक्स होनी चाहिए। तो उसमें भी हिंदी वाली जो टाइपिंग थी मेरी वो अच्छी नहीं हो पाई। मेरा 0.33 से नहीं हुआ सिलेक्शन। फाइनली 125.33 कटा हुई थी, मेरा 125 नंबर था, उसमें नहीं हुआ। फिर मैंने उसके बाद एग्जाम दिया CHSL 2018 का। तो उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 99 थी 2018 के CHSL में। तो उसमें हो गया मेरा, मुझे FHQ मिला था। लेकिन इसका रिजल्ट आने में 2.5 साल लग गए। तो उसके बीच मैंने CHSL 2019 और 20 दिया था। 2019 में मेरे फाइनल मार्क्स थे 240 नंबर और 20 में मेरे प्री के मार्क्स थे 190 नंबर। तो ये दोनों तो इन दोनों की DB नहीं कराई मैंने, क्योंकि सीट खराब होती तो हम कभी सीट खराब नहीं करने वालों में से नहीं है। उसके बाद फिर मैंने एग्जाम दिया था CPO मैंने दिया था, प्री हो गया, लेकिन उसमें पता चला फिजिकल होता है तो मैंने कहा हमें ये नहीं देना है, तो उसको मैंने मेंस देने नहीं गया। मैं CDS मैंने 2 बार दिया था, एक बार SSB देने भी गया था भोपाल, SSB दिया लेकिन SSB क्लियर नहीं हुआ। फिर तब तक CGL आ गया, तो CGL 2019 का दिया। तो प्री मेरा बहुत अच्छा हुआ, 186 मार्क्स थे। मेंस में क्या हुआ कि जो मेरी शिफ्ट पड़ी थोड़ा टफ पड़ गई थी और थोड़ा सा टाइम का इशू हो गया, तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे, जितनी अच्छी तैयारी थी उतनी अच्छी नहीं आए। हालांकि ओवरऑल रैंक मेरी अच्छी बनी, मतलब बहुत अच्छी नहीं लेकिन ठीक है बनी। 1244 रैंक थी मेरी ऑल इंडिया और मुझे मुंबई कस्टम PO मिला, प्रिवेंटिव CGL पहले अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में। फिर उससे मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मेरी तैयारी बहुत अच्छा थी, अच्छी मैंने कल तैयारी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन मैं परफॉर्म नहीं कर पाया उस एग्जाम में। तो मैंने फिर से दिया तैयारी की 1 साल और फिर अगला एग्जाम दिया, जिसमें मेरा प्री में 191 मार्क्स आए और मेंस में ऑल इंडिया रैंक 25 टोटल बना मेरी। तो उसमें मुझे मनचाही पोस्ट मिल गई, फिर CGL काम खत्म। GST इंस्पेक्टर ही क्यों लिया आपने? आपको तो और भी मिल जाती कोई। होता क्या है, मैंने ASO नहीं ली, क्योंकि ASO में मैंने जब LDC काम किया था तो मुझे ASO का थोड़ा दिख गया था, तो मुझे नोटिंग ड्राफ्टिंग और ये थोड़ा लगा कि ये थोड़ा बोरिंग काम है। तो ऐसा कुछ काम हो जिसमें फील्ड जॉब भी हो और थोड़ा इन यूनिफॉर्म भी हो, क्योंकि मैं यूनिफॉर्म जॉब करके आया था। तो मुझे लगा कि यार यूनिफॉर्म में थोड़ा सा अच्छा लगता है, और ऐसा लगा ना जहाँ इंटरेस्टिंग काम ज्यादा हो, मतलब डिफरेंट टाइप से आप काम करो। तो GST में ऐसा है कि आपको हमेशा 2 साल पे, 3 साल पे, 1 साल पे चेंज हुआ करता है, ऐसे कस्टम में भी है। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा थोड़ा सा कि आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, इसलिए मैंने ये जॉब। अभी हम आपकी स्ट्रेटजी की बात करेंगे, है ना? क्योंकि आपने घर पे रह के आपके नज़दीकी जो कोचिंग थी वहीं से पढ़ाई करी, ऑनलाइन कोई अपने टीचर से आप पढ़े नहीं हो, क्योंकि अभी ऑनलाइन का बहुत माहौल बन गया है, बहुत सारे टीचर्स आ गए हैं यूट्यूब पे, है ना? तो बच्चे भी कंफ्यूज हो गए किससे पढ़ें क्या ना पढ़े, वो डिस्ट्रैक्शन और हो रहा है। तो आप अपनी स्ट्रेटजी बताओ शुरुआती दिनों की, कौन से किताबें पढ़ी, कोचिंग ने कोई किताब प्रोवाइड कराई, आपने खुद किताबें खरीदी मार्केट से, कैसा सब कुछ रहा? फिर हम 2024 वाले बच्चों के लिए भी स्ट्रेटजी। बिल्कुल, देखो कोचिंग क्या था, कोचिंग ने एक बुक नहीं प्रोवाइड की, बस बुक सजेस्ट किया था कि बुक कौन कौन सी पढ़ना है। तो मैंने, क्योंकि मैथ मेरी बहुत बहुत वीक थी, तो मैं जिससे पूछता था वो कोई नई बुक बताता था। तो मैंने जितनी बुक उस टाइम मार्केट में अवेलेबल थी सारी बुक लगाई है। मैंने सबसे पहले RS अग्रवाल लगाया पूरी अच्छे से 2 बार। इसके बाद मैंने एक लूसेंट की अरिथमेटिक की एडवांस की बुक आती थी, हरी हरी पतली सी, वो मैंने लगाया। फिर इसके बाद मैंने लगाया था घटना चक्र की मैथ आती थी, वो मैंने लगाया। फिर राकेश यादव 7300 प्लस लगाया। फिर इसके बाद में मैंने एक प्ले विद एडवांस मैथ आती है अभिनय शर्मा की, वो लगाया। फिर राकेश यादव की क्लास नोट्स आती थी, वो लगाया। इसके बाद फिर प्रीवियस ईयर एक आता था दिलीप कुशवाहा की, एक आती थी 10 साल की मैथ की, सारे जितने पेपर हुए थे उनका कंबाइंड आया था बुक, अन्नपूर्णा पब्लिकेशन नाम था उनका। तो वो मैंने पूरा सेट सॉल्व किया था 10 साल का। इतना करने के बाद मेरी मैथ सही हुई थी। ओके, लगभग कितने क्वेश्चन लगा लिए होंगे आपने तैयारी के दौरान? मतलब गिने तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कम से कम 20-30 हजार। 20-30 हजार? क्योंकि मैं रेगुलर पढ़ता था, मेरी ये मैं लगभग 4.5 साल कोचिंग किया था, और कोचिंग में अभी भी मेरा रिकॉर्ड है कि हम 4 साल में 4 दिन भी एब्सेंट नहीं थे। ओके, मतलब इतनी रेगुलरिटी थी पढ़ने में। उसका रिजल्ट ये मेरी अच्छी चीज है। मैं बहुत मीडियोकर था, लेकिन रेगुलरिटी मेरी मुझे बहुत हेल्प की। ओके, वो खरगोश और कछुए वाली रेस वाला हो गया ना, आप और सब तेज दौड़ते हैं लेकिन हम लगातार चलते हैं, रुकते नहीं है। बिल्कुल, तो ये मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप शुरू किए हैं तो रेगुलर, आप कमजोर है कोई दिक्कत नहीं, मैथ आपकी कमजोर है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी कमजोरी को देखिए और ये देखिए कि उसको इम्प्रूव कैसे करना है, और रेगुलर लगे रहिए 100% सिलेक्शन होगा। ज्यादा पढ़ना मैटर नहीं करता, लगातार पढ़ना है।
ओके, अभी इंग्लिश कैसे आपने करी, फिर जीके जीएस और रीजनिंग है सब? तो आपको फिलहाल ये इतनी बुक नहीं, मैथ में इतनी बुक फॉलो नहीं करनी है। आपको सब सिंपली क्या करना है, आर एस अग्रवाल एक पढ़ लेना है अरिथमेटिक के लिए। इसके अलावा अगर आप आर एस अग्रवाल नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप राकेश यादव की 73+ लगा सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक बुक। इसके बाद पिनेकल का प्रीवियस ईयर लगाइए, और अगर एडवांस में ज्यादा दिक्कत है तो प्ली विद एडवांस मैथ लगा सकते हैं। ये काम ये मैथ के लिए है जो आपको करना है अभी रिलेवेंट जो है। पिनेकल आपकी हेल्प आप ले सकते हैं, क्योंकि पिनेकल में क्या है, प्रीवियस ईयर दिया है, बहुत अच्छी बुक, कंपाइलेशन अच्छा है उसका, ठीक है। तो मतलब कम बुक पढ़नी मैथ में, मुझे इसलिए पढ़ना क्योंकि मेरी मैथ बहुत ज्यादा बिकती, इतना आप सोच भी नहीं सकते, इतनी बिकती मेरी मैथ थी, ठीक है। तो आपको इतना नहीं पढ़ना है, आपको बस क्या करना है, बेसिक एक बार आ गया, फिर प्रीवियस ईयर की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और कोई कुछ भी बोले, कोई कोई मॉक बता रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको फोकस किस पे करना है, प्रीवियस ईयर। क्योंकि हम जिस नौकरी पाए हैं वो आपके लिए प्रीवियस ईयर है, आप जो पाएंगे वो अगले साल वाले के लिए प्रीवियस ईयर होगा। तो ये सोचना है, ये रियलिटी है, ठीक है। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में मुझे सजेस्ट की गई थी बीके सिन्हा की बुक, बहुत अच्छी बुक है एसएससी के लिए। बेसिक्स आपका अच्छे से ग्रामर पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैंने एमबी की एक पब्लिकेशन की बुक आती है, उसकी वो कैप पढ़ी थी, और एमबी मैंने लगभग 2.5 बार लगाई, मतलब 2 बार पूरा कंप्लीट और 1 बार आधा लगाया है। उसमें क्या है, प्रीवियस ईयर का पूरा दिया गया है, मतलब आप पिछले 6-7 साल का पूरा प्रीवियस ईयर का दिया गया है। अगर आपकी एमबी अच्छे से तैयार हो गई तो आपको इंग्लिश में दिक्कत होने वाली बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्या है कि इंग्लिश का बहुत आसान, 2017 के बाद में इंग्लिश बहुत आसान हो गई है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पैटर्न की पकड़ बना लिए तो फिर 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बुक आती है उसके लिए, अगर आपकी वोकैब आपको बहुत दिक्कत कर रही है तो आप बेसिक वोकैब आपकी दिक्कत है तो आप एक पढ़ सकते हैं, वर्ड पावर आती है दिलीप कुशवाहा की। अगर बेसिक बुक आपको अच्छी है तो एमबी और विद्यासागर, ये दोनों बुक आप पढ़ सकते हैं। जीके जीएस, जीके जीएस के लिए, जीके जीएस मेरे मार्क्स जीके जीएस में भी अच्छे रहते थे हमेशा। कभी 17 क्वेश्चन सही थे, कभी 20 क्वेश्चन 25 में से सही थे, कभी 13 भी सही हुए, कभी 18, ऐसे मतलब 15 से ऊपर ही रहते थे जनरली। तो जीएस में मैंने क्या किया था, जीएस में मैंने पहले तो कोचिंग का नोट्स पढ़ा था, कोचिंग से मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी दिसागर इंस्टीट्यूट से। उसके अलावा मैंने कोचिंग के साथ साथ मैंने घटना चक्र एक बुक आती है एसएससी की, उसमें प्रीवियस ईयर बहुत दिया गया, सारा दिया गया। तो वो मैं पढ़ता था। देख होता क्या है कि एग्जाम में क्या होता है, जब आप पेपर देखोगे तो डिक्टो क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन उसमें क्या गया है, क्वेश्चन दिया गया है और उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो जो एक्सप्लेनेशन दिया गया वो बहुत आपको हेल्प करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको क्या करना है, जो आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हो, जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, उसमें आपको जिस जिस टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं, मान लो आपको मिल गया, बार बार क्वेश्चन आपको मिल रहा है, डांस का क्वेश्चन आ रहा है, बार बार आपको डेट दिवस ये सब आ रहे हैं, तो आप एक नोट्स बनाओ जिसमें देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन बार बार प्रीवियस ईयर में या मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं होंगे। अगर वो 2-3-4 बार मिल गए आपको, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको लूसेंट से, यूट्यूब से, गूगल से, कहीं से भी करके उसकी इंपॉर्टेंट डेट की लिस्ट बना दो, और वो अपना नोट्स आपका रहे, उसको रिवाइज करते रहो। ये मैंने किया था, इसका मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है जीएस में स्पेशली, क्योंकि जीएस में अभी क्या है, बहुत मिसलेनियस चीजें पूछी जाने लगी हैं। तो अगर आप ये करोगे तो आप बाकी लोगों से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। ये तो जीएस का हो गया। बच्चा रीजनिंग का। रीजनिंग में मैंने एक बुक है अजय चौहान की, बर्बल रीजनिंग, बहुत अच्छी बुक है, बैंक के लिए भी, एसएससी के लिए भी। उसकी मैंने, उसमें लगभग बहुत चैप्टर हैं, 20-25 चैप्टर हैं, लेकिन आपको उसमें एसएससी के लिए शायद 14 या 15 चैप्टर ही पढ़ने हैं। तो वो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग देख के आप पढ़ लीजिए। उसमें ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और हर एक टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा केवल आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करनी है, और कम से कम 4 साल का प्रीवियस ईयर आपको आपके जबान पे होना चाहिए। अगर ये है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता किसी भी हालत में। अगर 4 साल का आपका प्रीवियस ईयर तैयार है तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, टाइपिंग का क्या सीन होता है, हर पोस्ट के लिए टाइपिंग होती है? हाँ, अभी क्या है कि पहले भी ये होता था कि ज्यादातर पोस्ट के लिए था, अभी तो सारी पोस्ट के लिए टाइपिंग कंपलसरी है। ये थर्ड पेपर माना जाएगा। हाँ, एक हिसाब से मान सकते हो। मेंस में आपको कंपलसरी है, अभी तो कंप्यूटर भी आ गया है अलग से, तो उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, आप जैसे प्रीवियस ईयर के बारे में बता रहे हो, तो बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूजन में है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही हैं एसएससी से। एक सीईटी का न्यूज़ आया कि सीईटी कराएगा पेपर, अभी वेंडर चेंज हो गया है, तो बोल रहे हैं कि वो क्वेश्चन पेपर कोई और बनाएगा। तो प्रीवियस ईयर को लेकर बहुत कंफ्यूजन है बच्चे, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं, कह रहे हैं अब जब न्यूज़ क्लियर होगा तभी करेंगे। तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है। पहली बात तो कभी भी, जैसे 2017 में वेंडर चेंज हुआ था, तो जो 2017 का पेपर हुआ है और 2016 का पेपर हुआ था, उन जब भी वेंडर आता है तो उसकी एक टीम बनती है और वो पिछले 10 साल के पेपर का एनालिसिस करती है, उसी हिसाब से अपना नया पेपर सेट करती है, ठीक है। तो उसमें कोई भी बड़ा परिवर्तन बिल्कुल भी आने वाला नहीं है। जो सब्जेक्ट आपने, अगर आपका सब्जेक्ट मजबूत है, कोई भी वेंडर आएगा, सीईटी आएगा, कुछ भी आएगा, आपका ही सिलेक्शन होगा जो पढ़ रहा है रेगुलर।
अगर आप ये मान के चलो सीईटी आएगा, सीईटी में आएगा तो क्या होगा, बस जो रेलवे वाले हैं वो भी इसमें आएंगे, प्री सबका एक हो जाएगा, प्री सबका एक होगा, थोड़ा जनरलाइज हो जाएगा और कोई भी डिफरेंस आने वाला नहीं है। मेंस आपका अलग अलग होना ही है और आपको पता है कि जो प्री सीजीएल का है अभी वो क्वालिफाइंग है, तो सीईटी आएगा सेम वही होगा, तो कोई डिफरेंस आने वाला है ही नहीं। ये तो बस केवल यूट्यूब की और चीजों की, लोगों की, सोशल की क्या है, उनको अपनी चीजों को बढ़ाना है, व्यूज इकट्ठे करने हैं। आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई करना है। अगर आपका सब सिलेबस जो है, सब्जेक्ट जो है वो अच्छे तैयार है तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। ठीक है, पहली बात ये। ओके, आपने कंसिस्टेंसी की बात करी कि लगातार पढ़ाई करना तो सिलेक्शन होगा। तो आप इतने सालों तक लगातार कैसे पढ़ते रहे? आपने बताया कि 4 दिन बस आपने गैप किया है कोचिंग में, है ना? बहुत सारे बच्चे तो 10 दिन कोचिंग जाते हैं, 10 दिन गायब हो जाते हैं। वो कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इतना उनकी लाइफ में, फ़ोन आ गया है, सोशल मीडिया ये सब। तो इसके लिए आप कैसे मोटिवेटेड रहते थे? नहीं भाई मुझे जाना है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली बात तो ये कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो सोशल स्टेटस है, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वो आप ऑब्जर्व करिए। जब तक आपको एक जॉब की जरूरत नहीं होगी तब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, अगर आपके पास ऑप्शंस होंगे तो आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखिए, या तो फिर आपके सपने बड़े हो। जैसे मेरे सपने बहुत घूमने वाला, मैं बहुत घुमंडू आदमी हूँ, तो मुझे घूमने बहुत शौक था, तो मुझे ये लगता था अगर हम नौकरी पर नहीं करेंगे तो अपने शौक नहीं पूरे कर पाएंगे। ये था। दूसरी बात, फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं थी, अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर नॉर्मल ऐसे जॉब करनी पड़ेगी, छोटी मोटी प्राइवेट जॉब, जिससे गुजारा अच्छे से नहीं होगा। तो आपको पॉजिटिव प्रेशर बनाना है अपने ऊपर। दूसरी चीज ये है कि सोशल मीडिया को अपनी लाइफ का हिस्सा मत बनाइए। आप कुछ देर पढ़ रहे हैं, 4 घंटे पढ़ा, 3 घंटे पढ़ा, 10 घंटे पढ़ा, जितनी देर भी आपका मन किया पढ़ने का पढ़ा, आपने आधा घंटे एंजॉय कर लिया, ठीक है, लेकिन आप ये ना कीजिए एंजॉय पहले कर रहे हैं फिर पढ़ रहे हैं, ये गलत है। पहले आप पढ़ लीजिए फिर एंजॉय कीजिए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सारी चीजें जरूरी है लाइफ में, लेकिन जो एक मेन फूड हमारा, जैसे दाल चावल खाना है, नॉर्मल खाना, ये मेन फूड है। स्नैक्स हैं और चीजें हैं, ये सब ऐसे फूड है। तो ये सब जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, जो अदर चीजें हैं, ये सब मेन फूड की तरह यूज नहीं करना है। आपको प्रायोरिटी आपको सेट करनी हाँ, पड़ेगी। प्रायोरिटी सेट मेन करनी काम पड़ेगी। क्या है वो उस पे वही। फोकस। ओके, अभी आपने ऑफलाइन कोचिंग करी है ना? बिल्कुल। अभी तो ऑनलाइन का बहुत ट्रेंड आ गया, उस टाइम इतना था भी नहीं। तो अभी बहुत सारे बच्चे जो देख रहे हैं उनके आसपास कोचिंग्स नहीं है, ठीक है, तो उनको ऑनलाइन ही करना है। तो आपको क्या लगता है यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, इन सभी और बहुत सारे एप्लीकेशन भी फ्री है कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए, सब इन सब से तैयारी हो की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना, अगर पॉसिबल है तो आप ऑफलाइन कोचिंग कीजिए। अगर आपके आसपास या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप कहीं और जा सकते हैं, कहीं और रह के पढ़ सकते हैं, तो आप बिल्कुल ऑनलाइन पे जाइए। लेकिन ऑनलाइन में आपको ध्यान रखना, जैसे मैंने भी, जब मैं पढ़ाता था, मैंने 1.5 साल मैथ पढ़ाई थी मेंस वालों को, तो मैं जब पढ़ाता था तो मैंने ऑनलाइन देखना स्टार्ट किया। कुछ चीजें जैसे नई चीजें कुछ दिख रही हैं तो देखता था। तो मैंने जब देखा तो एग्जाम और यूट्यूब में या अदर चीज में, तो मुझे 60% जो चीजें लगी वो रेलिवेंट लगी, 40% नहीं लगी। लेकिन क्योंकि एज अ टीचर या मैंने बहुत ज्यादा एग्जाम दे दिए, तो मुझे ये पता चल रहा है कि 60 क्या काम का है और 40 का काम का नहीं है। ये जो शुरुआती बच्चा है वो नहीं जान पाएगा। तो उसको क्या करना चाहिए, आप अगर आप ऑनलाइन भी तैयारी कर रहे हो या पढ़ रहे हो, तो आपको प्रीवियस ईयर को अपना रास्ता बना के चलना है, उसके इधर उधर ही रहना है। अगर प्रीवियस से सीधे जा रहे हो तो सीधे ही उससे के आसपास रहो, उससे भटकना नहीं है। आप किसी का भी कोर्स पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे टीचर अच्छे हैं, सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। आदित्य रंजन सर हैं, अभिनय शर्मा सर हैं, गगन प्रताप, सारे चीज बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। डिपेंड ये करेगा कि आप उनसे अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और साथ में प्रीवियस ईयर की खुद से प्रैक्टिस कीजिए। वो मैथ का क्वेश्चन लगा रहे हैं, उससे आपको फायदा नहीं होने वाला है। जब उनके बताए कंसेप्ट से आप क्वेश्चन लगाओगे, एक बार फंसोगे, 2 बार फंसोगे, तीसरी बार लगा लोगे, फिर आपको फायदा होगा। तो करना क्या है, आपको प्रीवियस ईयर को फोकस करते हुए, और किसी से भी पढ़िए, आप कहीं ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रॉब्लम कहाँ है, कंसिस्टेंसी और प्रीवियस ईयर पे फोकस। अगर आप भटकोगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको ओलिव बोर्ड में, टेक्स्ट बुक में, या कहीं भी कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि इरेलीवेंट होंगे। तो जब आप प्रीवियस ईयर लगाते रहोगे तो आपको पता होगा ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं एसएससी में, तो उसको छोड़ दोगे आप, लेकिन नहीं लगाओगे तो भटक जाओगे। मुझे एक क्या बात लगती है, एक मिनट मैं भी इस टॉपिक पर बोलना चाहूंगा थोड़ा, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन मुझे क्या डिस्ट्रैक्शन का एक माध्यम लगता है। जैसे ऑफलाइन अगर आप पढ़ रहे हो तो ऑफलाइन जो टीचर है वो सिर्फ पढ़ा रहा है आपको, और पढ़ाने के बाद वो घर चला जाएगा, आप अपने घर चले जाएगा, उसके लाइफ के बारे में आपको कुछ नहीं पता। ऑनलाइन दिक्कत क्या आ रही है बच्चे को, टीचर पढ़ा रहे हैं, वो फेमस भी हो गए हैं, तो वो ब्लॉग भी बना रहे हैं, उनकी वाइफ भी ब्लॉग बना रही है, वो अपनी गाड़ियां भी दिखा रहे हैं, अपनी दुबई की ट्रिप भी दिखा रहे हैं, ये सब भी दिखा रहे हैं। तो बच्चा क्या एक कनेक्शन फील करता है टीचर से, पढ़ रहा है तो उनको जानने लगता है, कनेक्शन फील करता है, तो यूट्यूब पे जाता है तो उनकी वो चीजें भी देखने लगता है, इससे वो डिस्ट्रैक्ट बहुत होता है ना? तो वो बहुत गलत यूट्यूब पे चल रहा है। मैं टीचर से भी सबको एक गुजारिश करूंगा, आप टीचर हैं तो सिर्फ पढ़ाएं, आप यूट्यूबर नहीं है, आप टीचर हैं।
है ना? आप सही ब्लॉग कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, इससे बच्चे कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट होते हैं, है ना? वो चीज़ें ना करें, अगर कोई सही टीचर बात है। ये वीडियो देख रहा है। नहीं, बिल्कुल ये सही है, लेकिन इसमें डिसाइड करना पड़ेगा कि व्यूअर्स जो हैं, जो हुँ, स्टूडेंट हैं, उनको डिसाइड करना पड़ेगा। हुँ, टीचर क्या कर रहा है, टीचर से आपको केवल सब्जेक्ट लेना है, उसकी हुँ, पर्सनैलिटी नहीं लेना है। हुँ। आप टीचर से केवल सब्जेक्ट लीजिए और सब्जेक्ट को फॉलो कीजिए और उससे अच्छा कीजिए। लेकिन कहीं न कहीं फ़ॉलो तो उसको बच्चे ही कर रहे हैं ना जो पढ़ रहे हैं। उनके सब्सक्राइबर अगर 10 लाख हैं तो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बिल्कुल, इंस्टाग्राम पर है बिल्कुल, और उनको आप ब्लॉग ये सब दिखाओगे तो कहीं न कहीं टाइम तो उनका बर्बाद हो गई। बिल्कुल। ओके, ख़ैर छोड़िए सबके अपना-अपना। ओके, अभी जो 2024 वाले बच्चे आपको देख रहे हैं, उनकी स्थिति भी आपकी जैसी है, गाँव से पढ़ के आए हैं या फिर भले ही स्थिति ठीक है लेकिन उनके लिए क्या आपके मैसेज होंगे? किस तरीके से तैयारी शुरू करें? किन-किन बातों का ध्यान रखें? कोई गलतियाँ हैं जो वो आप बताना चाहो? सबसे पहले तो ये आप जब तैयारी आप शुरू कीजिए तो सिलेबस को एकदम अच्छे से समझ लीजिए। पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर आप मॉक 1 आध 2 लगा के देख लीजिए आपकी स्थिति क्या है। उसके बाद में आप पहला काम, पहला स्टेप सिलेबस कवर करना। हुँ, उसके पहले कुछ भी नहीं मॉक टेस्ट नहीं लगाने हैं, कोई भी चीज़ नहीं करनी। सबसे पहला काम सिलेबस आपका सारे सिलेबस सारे चैप्टर के जीएस के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, मैथ के लगभग कंप्लीट हो जाने चाहिए। इसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करनी है लास्ट के 4 साल के। ये दोनों काम हो गया। अब आपको प्रीवियस ईयर को टाइम लगा के एज़ अ मॉक लगाना है और साथ में बीच-बीच में हफ्ते में 1-2 मॉक लगाते रहना है। यही काम करते रहना है और पिनाकल जो है हर एक सब्जेक्ट की वो हुँ, लगाते रहना है। एमबी इंग्लिश के लिए एमबी लगाते रहना हुँ। है। 100% सिलेक्शन हो जाएगा और कुछ भी नहीं किन-किन करना। गलतियों से बचें? गलतियाँ जैसे सोशल मीडिया से दूर रहें पहली बात। हुँ, दूसरी बात जो नेगेटिव रिश्तेदार हैं उनसे दूर रहें। हुँ, हो सके तो ऐसे दोस्तों से जो जुड़े रहिए जो सीरियसली लगे हुए हैं। हुँ, अगर कोई ऐसा दोस्त है जो आपको भटकाना चाह रहा है या बिना फालतू घूमता रहता है, नहीं पढ़ता लिखता, उससे दूर रहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, जब आप सक्सेस हो जाओगे तो सारे आपके दोस्त बन जाएँगे, सारे लोग अच्छे हो जाएँगे। तो और आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। हुँ, अब आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके टीचर्स, आपकी सोसाइटी, आपकी फैमिली आपका सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आप खुद का सपोर्ट कीजिए। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई जैसे मैं 9th क्लास से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। हुँ, तो अगर आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी सपोर्ट नहीं करी तो आप कोई ट्यूशन पढ़ाइए, हुँ, उससे आपका अर्निंग होगी। जब आप अपने घर वालों से पैसा नहीं मांगोगे तो आपको ये नहीं कहेंगे भैया 2 साल में रिजल्ट चाहिए, 1 साल में रिजल्ट हुँ, रिजल्ट चाहिए। तो आप अपने लिए खुद से कर सकते हो। अगर आपकी इतनी अहमियत है तो आप 2 3 4 5 क्लास के 8th क्लास के, 9th क्लास के, 10th क्लास के लड़कियों को ट्यूशन पढ़ा दीजिए 2 घंटे, हुँ, बाकी पढ़ लीजिए। अपना खर्चा निकाल करना क्या है आपको? केवल खुद पे भरोसा कीजिए और चीज़ों पे फोकस्ड रहिए हुँ। और रेगुलरिटीज़ पढ़ते रहिए, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। ओके दुर्गेश सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए, काफ़ी वेलकम, अच्छा लगा आपसे बात वेलकम। करके। उम्मीद करते हैं साथियों आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जिस तरीके से सर ने आपको अपनी जर्नी पूरी आप सभी लोगों के साथ साझा करी और बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई, बहुत कुछ बताया इस तैयारी के दौरान क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, स्ट्रैटेजी बताई, अपनी स्ट्रैटेजी बताई, आपको कैसे करना है वो सब बताया। तो ऐसे ही टॉपर स्टॉक देखने के लिए मोटिवेशन फैक्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर लगातार आपको गाइडेंस और अच्छे-अच्छे टॉपर से हम मिलवाते रहेंगे और आप सभी लोगों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं एसएससी फैक्ट्री जो हमारा नया चैनल है, वहाँ आप सभी लोगों के लिए फ्री में हम क्लासेस स्टार्ट करवा पाएँ। जो 2024 के बच्चे हैं, जो कहीं पैसे खर्च मतलब पैसे नहीं है उनके पास, कहीं से कोर्सेज़ वगैरह नहीं ले पाते, तो उनके लिए हम फ्री में शुरू करने का ट्राई कर रहे हैं। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। अगर यहाँ और सर का भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल का लिंक्स वगैरह हम प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ भी आप जुड़ जाइए, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, जो आपकी आने वाली जर्नी में मदद करेगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।